हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल तहे दिल से माफी क्योंकि मैंने 4 महीने से चैनल पर कुछ भी अपलोड नहीं किया है। थोड़े पर्सनल इश्यूज की वजह से चैनल से ब्रेक लेना पड़ गया था। अब थोड़ी लाइव वापस से ऑन ट्रैक वापस आई है तो सोचा कि अपने इस छोटे से चैनल पर भी दोबारा काम चालू कर दिया जाए। एनीमे मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इट हेल्प्स मी इन कोपिंग अप विद माई एंजाइटी एंड स्ट्रेस। इसी कारण से इस चैनल की शुरुआत भी की थी मैंने, बट बीच में बहुत गैप्स एंड ऑल आते रहते हैं क्योंकि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी कई बार क्लैशेस हो जाते हैं। बेशक इस चैनल में बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, बट इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड थैंक यू एवरीवन जो मुझे हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं। तो और बिना वक्त जाया किए चलते हैं आज के हमारे वीडियो की तरफ, जिसमें हम देखने वाले हैं स्पाई एक्स फैमिली का सीजन नंबर 3 जो हाल ही में रिलीज हुई है। मेरे चैनल में इसके बाकी के सीजन्स अपलोडेड नहीं हैं, पर मैं कोशिश करूंगी कि साइड बाय साइड उन्हें भी कवर कर लूं। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं इसके एपिसोड नंबर 1 पर। एपिसोड की शुरुआत छोटे से इंट्रोडक्शन से होती है जहां पर बताया जाता है कि देश आपस में जंग कर रहे हैं, जिसमें से 2 कंट्रीज ने भी आपस में दुश्मनी मोल ले ली है। ऑस्ट्रेलिया जो कि ईस्ट में है और वेस्टरलिस जो वेस्ट में है। जंग के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार पर नजर रखने के लिए वेस्टरलिस ने ऑपरेशन स्ट्रिक शुरू किया था, जिसके लिए उन्होंने अपने एक होनहार स्पाई ट्वाइलाइट को चूज किया था जो कि भेष बदलने में माहिर था। ऑपरेशन स्ट्रिक्स के लिए उसने अपनी एक छोटी सी फैमिली भी बसा ली थी, जिसमें वो खुद फादर का रोल निभा रहा था, जिसका नाम लॉयड फॉजर था जो कि पेशे से एक साइकाइट्रिस्ट था। उसकी वाइफ योर फॉजर जो कि फैमिली में मदर थी, पेशे से वो सिविल सर्वेंट थी जो सिटी हॉल में काम किया करती थी, लेकिन असलियत में वो तो एक असैसिन थी जो थॉर्न प्रिंसेस के नाम से मर्डर के लिए मशहूर थी। उन दोनों की एक एडॉप्टेड बेटी भी थी जिसका नाम आनिया फॉजर था, जिसके पास लोगों के माइंड को रीड करने की स्पेशल पावर्स थी। आखिर में उनका पेट डॉग बॉन्ड फॉजर जो कि फ्यूचर को देख सकता था। आन्या को छोड़कर किसी को भी एक दूसरे की सच्चाई नहीं पता थी। ये फैमिली झूठ और फरेब की बुनियाद पर बनाई गई थी, जिसमें हर किसी का अपना मिशन था। इसके बाद हमें करंट सीन दिखाया जाता है जिसमें छुट्टी वाले दिन फॉजर फैमिली पार्क में आराम कर रहे थे। एज यूजुअल आन्या डे आउट के लिए काफी एक्साइटेड हाथ में आइसक्रीम लेकर मजे से खा रही थी। लॉयड उसे वार्न करता है कि ठंडी चीजों को अगर वो इतनी जल्दी खाएगी तो उसका पेट खराब हो सकता है। ऑपरेशन स्ट्रिक्स के लिए उन्हें नॉर्मल फैमिली की तरह एक्ट करना था, जिसके लिए लॉयड योर को सजेस्ट करता है कि वो लोग साथ मिलकर वहाँ की फेमस शॉप से एप्पल पुडिंग खाएंगे। पुडिंग खा के आन्या को अब बैलून्स चाहिए थे जिन्हें लेकर वो आसमान में उड़ना चाहती थी। वो बलून खरीदने के लिए दौड़ने लगती है, पर बॉन्ड अचानक से रुक जाता है क्योंकि उसे पार्क में होने वाले हादसे के बारे में दिखाई देता है। आन्या भी बॉन्ड का माइंड रीड करके डर जाती है। आसपास थोड़ा देखने के बाद वो किसी के माइंड को रीड करती है जो कि अपने काम से काफी तंग आया हुआ था। जॉब में अपने बैड एटीट्यूड के कारण उसे छुट्टी वाले दिन भी काम करना पड़ रहा है, जिसके लिए उसे एक्स्ट्रा पेमेंट भी नहीं दी जाती। होने वाली अनहोनी को रोकने के लिए आन्या डिसाइड करती है कि वो कोई बहाना बनाकर पार्क से निकलेगी। वो मॉम डैड से कहती है कि उसे अब घर जाना है। जब उन्हें थोड़ा अजीब लगता है तो वो कहती है उसे घर जाकर पढ़ाई करनी है ताकि वो स्टेला स्टार्स ले पाए। इस बात को सुनकर दोनों ही कन्विंस हो जाते हैं और वहां से निकलकर घर की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में चलते हुए आन्या काफी वरीड थी क्योंकि उसे जल्द से जल्द उस आदमी को ढूंढना था जो कि उस हादसे को अंजाम देने वाला था। कि तभी उसकी नजर कंस्ट्रक्शन साइट पर पड़ती है जहां पर वही आदमी टैंक पर बैठ रहा था। वो अपने डैड से पूछती है कि क्या कंस्ट्रक्शन साइट के वर्कर्स को छुट्टियां नहीं मिलती, जिस पर लॉयड जवाब देता है कि उन्हें छुट्टी मिलती है। अपनी बात को प्रूव करते हुए आन्या वहां टैंक पर काम करते हुए वर्कर की तरफ इशारा करती है।
लॉयड को खुद इस बात को देखकर हैरानी होती है कि छुट्टी वाले दिन भी वो वर्कर काम में लगा हुआ है। वो उसके अपीयरेंस को जज करते हुए सोचता है कि उसके आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स बता रहे हैं कि उसने अपनी नींद ठीक से नहीं ली है। चेहरे का रंग और उस पे पड़े गड्ढे ये संकेत दे रहे हैं कि वो अपने काम के कारण काफी स्ट्रेस में है, जिसके कारण वो काफी लापरवाही से मशीन को हैंडल कर रहा है। टैंक से कपड़ा हटाने के चक्कर में वो आदमी जमीन पर गिर जाता है और बर्ड उसके चेहरे पर पूप कर देती है। वर्कर पहले ही काफी चिड़चिड़ाया हुआ था। ये चीज उसे और भी ज्यादा गुस्से में डाल देती है, जिसकी वजह से वो वापस टैंक में बैठकर इधर उधर तोड़फोड़ करने लगता है। वहाँ खड़े फॉजर फैमिली पर भी मलबा गिरने वाला था, पर वो समय पर आन्या और बॉन्ड को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। लॉयड डिसाइड करता है कि इससे पहले कि कुछ बुरा हो उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पहले तो वो डिसाइड करता है कि वो एक पत्थर मार के उसे अनकॉन्शियस कर देगा, लेकिन विंडो के थ्रू एक्यूरेसी लगाना मुश्किल होगा, जिसके लिए वो डिसाइड करता है कि वो वहाँ रखे दूसरे टैंक का इस्तेमाल करके उसे रोकेगा। दोनों के बीच में अब घमासान टैंक फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। युद्ध की वजह से वहाँ के बिल्डिंग्स भी टूट के वहाँ आ रहे एक ओल्ड मैन पर गिरने वाला होता है, लेकिन यॉर की तेज नजर उसे देख लेती है और वो बिजली की रफ्तार से ओल्ड मैन और उसके डॉग को सेफ स्पॉट पर लैंड करा देती है। मॉम की स्पीड देखकर जब आन्या और बॉन्ड उसकी तारीफ करते हैं, यॉर हेजिटेट करते हुए कहती है कि मैंने ये सर्कस में देखकर सीखा था। वहीं दूसरी तरफ लॉयड और वर्कर की जंग अभी भी जारी थी। टैंक में होने के कारण दोनों की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट इक्वल थी। लॉयड टैंक को हैंडल करने में भी काफी एक्सपर्ट लग रहा था। वो फाइनली अपनी स्किल शो करते हुए उस वर्कर की टैंक को धूल चटा देता है और उसे सजेस्ट करता है कि जाकर वो थोड़ा आराम कर ले। लड़ाई खत्म होने पर आन्या और बॉन्ड एक दूसरे को देखकर चुपके से अपनी जीत का छोटा सा जश्न मनाते हैं। घर लौटने के बाद लॉयड आन्या को तुरंत पढ़ाई करने के लिए बिठा देता है, क्योंकि उसने पार्क से निकलने के लिए पढ़ाई का बहाना बनाया था। आन्या को पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब वो कहती है कि क्या मैं थोड़ा टीवी देख लूं, तब लॉयड उसे कहता है कि चुपचाप वो अपना फोकस पढ़ाई में लगाए। यॉर भी आन्या को मोटिवेट करते हुए कहती है कि मैं आज उसके लिए बहुत ही टेस्टी हैमबर्गर्स बनाऊंगी, जिसमें स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। ये बात सुनकर आन्या और बॉन्ड दोनों का चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि यॉर बहुत ही खराब खाना बनाती थी, जिसे उन्हें जबरदस्ती खाना पड़ता था। दूसरी तरफ सिल्विया शेरवुड सेर्गेई ओत्सुकी के बारे में बताती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के इकोनॉमिक्स कमेटी का एक हाई रैंक्ड ऑफिसर है। वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए वेस्टलिस के साथ होने वाले स्ट्रॉबेरी एक्सपोर्ट को इल्लीगल तरीके से रोक रहा है, जिससे पूरे देश में स्ट्रॉबेरी की कमी हो गई है। थोड़े दिनों पहले जब वेस्टलिस के फॉरेन मिनिस्टर ब्रांड्स ने अपने बर्थडे केक पर एक भी स्ट्रॉबेरी नहीं देखी थी, तो वो गुस्से में पागल हो गए थे, जिसके कारण दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव होने का खतरा बढ़ गया है। इसलिए सिल्विया स्पाई फियोना फ्रॉस्ट, जो कि कोड नेम नाइटफॉल से जानी जाती थी, उसको ये समस्या सुलझाने का काम सौंपती है। अगले दिन फियोना अपने मिशन की शुरुआत के लिए लॉयड के पास जाती है, जो कि बर्लिन हॉस्पिटल में काम कर रहा होता है। वो उससे ऐसे आदमी का पता मांगती है जो उसके लिए नकली सरकारी सील बना सके, ताकि वो फेक एक्सपोर्ट लाइसेंस तैयार करके आगे का काम कर सके। पूरे टाइम जब वो लॉयड से बातें कर रही होती है, वो लगातार मन में उसे लव यू कह रही थी। लॉयड कहता है कि उसकी नजर में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो ये काम कर सके, पर वो ऐसे ट्रस्टवर्दी आदमी से उसका इंट्रोडक्शन करवा सकता है जिसका ऐसे लोगों से कनेक्शन है। जब लॉयड अपना काम कंटिन्यू करते हुए हॉस्पिटल स्टाफ से बातें करने जाता है, फियोना उसे दूर से ही प्यार भरी नजरों से देखती रहती है और सोचती है कि वो सिर्फ उसके खातिर ही वेस्ट और ईस्ट के कंट्रीज में पीस लाने में मदद कर रही है।
ट्वाइलाइट के कांटेक्ट से मिलने के रास्ते में फियोना को कई ट्रैप्स और पहेलियां मिलती हैं, जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ते में रुकावटें लगाई हों। वो सबको पार करते हुए आखिरी दरवाजे को खोलती है, जहां एक आदमी काला बैग अपने सिर पर पहने हुए उस पर बंदूक तान देता है। फियोना शांत स्वर में ट्वाइलाइट का कोड फ्रेज बोलती है, जिससे वो समझ जाता है कि वो उसकी ही नोन पर्सन है। फिर वो आदमी अपने चेहरे से बैग उतारता है। तब पता चलता है कि वो और कोई नहीं फ्रैंकी फ्रैंकलिन है, जो कि ट्वाइलाइट के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फ्रैंकी मजाक करते हुए फियोना से फ्लर्ट करने लगता है, जिससे वो इरिटेट होकर वहां से जाने लगती है। पर फ्रैंकी उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम सारे स्पाइस का ह्यूमर बहुत ही खराब है, जो हर चीज को सीरियस ले लेते हैं। उसके बाद फियोना उसे अपनी जरूरत बताती है, जिसमें उसे नकली सरकारी सील चाहिए थी। फ्रैंकी उससे उसे सारी इन्फॉर्मेशन देने को कहता है, ताकि वो ये काम अपने एक दोस्त से करवा सके। लेकिन फियोना उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देती है, क्योंकि उसे फ्रैंकी पर ट्रस्ट नहीं था। 2 हफ्तों के अंदर फॉरेन मिनिस्टर के बेटे का जन्मदिन था, जिसके लिए उसे जल्द से जल्द मिशन को कंप्लीट करना था। वो फ्रैंकी को धमकी भी देती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे जेल में डलवा देगी। उसका ये एटीट्यूड देखकर फ्रैंकी उसे याद दिलाता है कि उसके बिना वो उसके दोस्त से नहीं मिल सकती। फिर वो जबरदस्ती उसे पकड़कर उसे उसके दोस्त से डायरेक्ट मिलने ले जाने को कहती है। फ्रैंकी रेडियो के जरिए अपने दोस्त को मिलने बुलाने के लिए कोड लैंग्वेज में कांटेक्ट करता है। फ्रैंकी और फियोना लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जो कि एक बार था। फ्रैंकी कहता है कि वो ऐसे उससे नहीं मिल सकते, नहीं तो लोगों को उन पर शक हो सकता है। वो सजेस्ट करता है कि वो दोनों अपना लुक चेंज करके एज अ कपल अंदर जाएंगे। बिल्कुल न्यू गेटअप में दोनों एक दूसरे को डार्लिंग बुलाते हुए एक्टिंग की प्रैक्टिस करते हैं। फियोना उसे एडवांस में वार्निंग देती है कि अगर उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए उससे ज्यादा फ्लर्ट करने की कोशिश की तो वो उसे बाद में गोली मार देगी। इसके बाद दोनों हाथ पकड़कर बार के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं, जहां का गार्ड उन्हें रोक लेता है। फ्रैंकी अपना चश्मा हटाते हुए बताता है कि वो कोई स्ट्रेंजर नहीं बल्कि फ्रैंकी है। गार्ड माफी मांगता है कि वो उसे पहचान नहीं पाया था, क्योंकि वो अपने साथ इतनी सुंदर लड़की लाया था। बार के अंदर भी उसके सारे दोस्त ये देखकर हैरान थे कि उसने गर्लफ्रेंड बना ली है। फ्रैंकी भी सबके आगे इस बात का शो ऑफ कर रहा था। फियोना उसे अकेले में ले जाकर उसे धमकी देती है कि अगर वो ज्यादा होशियार बनेगा तो वो उसे अभी ही गोली मार देगी। फ्रैंकी उससे माफी मांगता है कि वो गर्लफ्रेंड वाली चीज को सोचकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। फिर उसकी नजर अपने दोस्त क्विल पर पड़ती है, जो बार में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था। दोनों उसके पास जाते हैं और काम के बारे में डिस्कशन करते हैं। पेमेंट अमाउंट के बारे में सुनकर क्विल उनके इस काम को करने से मना कर देता है और बार से चला जाता है। नेगोशिएशन के लिए फ्रैंकी और फियोना भी उसके पीछे बाहर आ जाते हैं। तब फियोना उसे बताती है कि 2 लोग उनका पीछा कर रहे हैं, जो कि सीक्रेट पुलिस के एजेंट्स हैं। ये देखकर क्विल घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन एक एजेंट उसे दूसरी तरफ से पकड़कर मारने वाला होता है। फियोना तुरंत एक्शन में आकर एक ही किक में एजेंट को बेहोश कर देती है और क्विल को बचा लेती है। जब वो तीनों बाकी के एजेंट से बचते हुए भाग रहे होते हैं, फियोना कहती है कि अब तुम मेरी मदद का बदला चुका दो और मेरा ये ऑफर मान लो। एक और एजेंट सामने से आकर उन पर चाकू से हमला करने वाला होता है। फियोना उसे अपने पैरों से टर्न करके जमीन पर पेट के बल गिरा देती है। क्विल उसकी फाइटिंग स्किल्स देखकर हैरान रह जाता है। तब फ्रैंकी उससे कहता है कि तुम इस पर भरोसा कर सकते हो। तभी एक एजेंट अचानक से आकर फियोना पर गोली चला देता है। फ्रैंकी फियोना के आगे कूदकर उसे बचाता है, जिससे दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। डर के मारे फ्रैंकी कहता है कि उसने उसे बचाने के लिए ऐसा किया, ना कि उसे हक करने की कोशिश की। फियोना शांत रहकर कहती है, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं थी, मैंने उसे पहले ही नोटिस कर लिया था। जो चाकू पहले वाला एजेंट लाया था, उसने वो पहले ही गोली मारने वाले एजेंट के हाथों में फेंक दिया था।
ये देखकर फ्रैंकी को रियलाइज हो जाता है कि उसके जैसी लड़की को उसकी मदद की जरूरत नहीं है। फियोना चाहती है कि वो लोग वेस्ट टाउन 13th में जाकर छुपने की जगह ढूंढें, लेकिन फ्रैंकी कहता है कि उस जगह में काफी शॉप्स हैं जिससे उन पर दोबारा मुसीबत आ सकती है। वो उन्हें सबवे के रास्ते से एग्जिट लेने को कहता है जिसका इस्तेमाल लोग नहीं करते थे। फियोना समझ जाती है कि फ्रैंकी सिर्फ मजाकिया आदमी नहीं बल्कि एक वैल्यूएबल एसेट भी है। जब वो पूछती है कि तुम वाइस के लिए काम क्यों करते हो, तो फ्रैंकी कहता है कि मैं किसी की साइड में नहीं हूँ, बस इस देश के हाल से तंग आ गया हूँ और सिस्टम को थोड़ा हिला देना चाहता हूँ। कुछ दिन बाद फियोना फ्रैंकी से उसके टबैको शॉप पर मिलती है। फ्रैंकी उसे न्यूज़पेपर के नीचे वो नकली डॉक्यूमेंट्स छुपा कर देता है जो उसने उसके लिए बनवाए थे। वो उससे हंसते हुए कहता है कि उसे ये बात पता है कि उस दिन सीक्रेट एजेंट्स को क्विल की टिप देने वाली खुद फियोना ही थी, पर वो बिल्कुल अनजान बनते हुए कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो उससे पूछती है कि क्या उसके कॉन्टैक्ट्स में कोई एंटीक आर्ट्स की भी इल्लीगल कॉपी बनाने वाला है। इसका मतलब था कि वो दोबारा से फ्रैंकी के साथ काम करना चाहती थी। इस बात को सुनकर फ्रैंकी चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा काम नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम्हारे बिहेवियर की वजह से मेरे बचे हुए दोस्त भी भाग जाएंगे। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बाकी के स्पाई एक्स फैमिली के एपिसोड्स को चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।